जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर में। आज के इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा कक्षा 9 क्लास 9 गणित विषय के लिए जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 1 का सॉल्यूशन लाया हूं। ये वीडियो आगामी परीक्षाओं जैसे 9th बोर्ड, आकांक्षा, ओलंपियाड, जेटेट, सीटेट, पारा आकलन परीक्षा आदि के लिए फायदेमंद है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और लाभ उठाएं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन आपका परमेय संख्या है। तो सही आंसर आपका 0 है। सही आंसर क्या है आपका? 0 है। 0 एक परमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और पाई क्या है? एक √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया 1 नंबर ऑप्शन। 0 एक परमेय संख्या है। निम्न में से कौन परमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? 3 और 4 के बीच स्थित है। इस तरह सवालों में क्या करना है? सभी ऑप्शनों को भाग दे दीजिए। सभी ऑप्शनों को क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो 3/2 का अर्थ क्या होता है? 1.5। 7/2 का अर्थ क्या होता है? 3.5, 3.5। 3/4 को भाग दीजिए तो आपका कितना आएगा? 0.75 आएगा। और 4/3 को भाग दीजिए, मान निकालिए 4 को 3 से, तो कितना आएगा? 1.3 के समथिंग आएगा। अब देखिए इसमें 3 और 4 के बीच में कौन स्थित है। तो 3 और 4 के बीच में कौन स्थित है? आपका 2 नंबर आपका सही आंसर है। 7/2 सही आंसर क्या है? 7/2, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है। तो सही आंसर क्या हो गया? 3.5। निम्नलिखित अगला सवाल है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? तो यहाँ पे 4 नंबर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 4 नंबर सही ऑप्शन सही होगा। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। √4 का मान कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, इसलिए ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा पाई। पाई इसका सही आंसर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। पाई क्या है? पाई क्या है? अभी अब पहले बोले हैं पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगला सवाल, 36/100 का दशमलव प्रसार है। 36/100 का दशमलव प्रसार है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शांत है। क्या है? शांत। सही आंसर क्या हो जाएगा? शांत। जिसका रिपीट नहीं होता है वो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर है 5 + √5, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर 5 - √5 किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, a + b ब्रैकेट बंद, a - b ब्रैकेट बंद का फॉर्मूला होता है a² - b²। क्या होता है? a² - b²। इस फॉर्मूला के तर्ज पर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ a मान लिए 5 को और √5 को मान लिए b। तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। 25 में 5 गया कितना हो गया? 20। ऑप्शन में देखिए ये 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है 20। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन एक चर में बहुपद है? यहाँ पे ध्यान देना है
इस तरह सवाल में एक चर में बहुपद पूछ रहा है तो घात पे ध्यान देना है, चर का घात पे। यदि चर का घात पूर्ण है तो वही बहुपद है। चर का घात क्या हो जाएगा? पूर्ण है, मतलब होल नंबर है, तभी आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पे इसका घात कितना है? देखिए इसका 2 है, इसका 1 है। यहाँ पे देखिए इसका 1/2 है, टी का यहाँ पे क्या है? √t का घात कितना हो जाता है? इस तरह लिखते हैं हम लोग, √2 को 1/2। इसका घात क्या हो गया? 1/2। ये पूर्ण संख्या में है क्या? नहीं है। यहाँ का भी घात देखिए, इसलिए आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखिए, इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? इस y का घात कितना हो जाएगा? -1 होगा। तो इसलिए ये भी पूर्ण संख्या नहीं है घात, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। x का भी घात कितना है? -1 है, ये वाला x का, इसका घात तो 1 है, इसका इसका कितना है? -1 है, तो -1 घात है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये बहुपद नहीं है। किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं, एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। तो सही आंसर आपका क्या है? देखिए इसका घात हो गया 2, इस x का, और इस x का घात हो गया 1, जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है किसी भी चर का घात, तो वो व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर उसमें से किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा किसी भी चर का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो अब ये बताएं कि चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। आप यहाँ पे देखिए, इस x का घात कितना है? 1/2। और इस चर का घात कितना है? -1। इस चर का घात कितना है? 2। इसका कितना है? 3 x का। इसका कितना है? 1। और इसका भी 1। किसी व्यंजक में किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, दोनों का घात पूर्ण संख्या में नहीं है चरों का, इसलिए क्या कहलाएगा? ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ये बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है, पूर्ण संख्या में है। इसका घात कितना है? 3। एक चर का 3 है, एक चर का 1 है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या में है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये बहुपद है। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानना है तो क्या है? उसका घातों, जो किसी भी चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अनंत तक होना चाहिए, तब आपका वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। x बराबर 1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो x बराबर 1 रखिए। क्या करेंगे हम लोग? जहां जहां x है वहां 1 का मान रखिए। चलिए रख दिए। 5 गुना 1 -4 गुना x² यानी कि 1 का स्क्वायर +3। अब देखिए 5 गुना 1 कितना हो गया? 5। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और +3। यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस है तो यहाँ माइनस रख दिए। अब 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 8 - 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन किसी में 4 नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 है ये नहीं ऑप्शन में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर ये क्या हो जाएगा? 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
अब x प्लस 1 से 3x² प्लस x-1 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल प्रमेय से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो शेषफल प्रमेय के हिसाब से यहाँ x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर 0 लिख देंगे, और x बराबर कितना आ जाएगा, -1। 0 करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसी को पुट अप करेंगे शेषफल प्रमेय के हिसाब से। अब इसको पुट अप कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 x की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस x को ब्रैकेट में रखेंगे, -1 को, -1 और -1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो 3 हो जाएगा, 3। और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -1, और ये -1 तो है, ये है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आपका आएगा, एक आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, एक। और सही आंसर किस में दिया हुआ है आपका, 1 नंबर में। शेषफल प्रमेय से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि 12x² -7x + 1 का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। इस प्रकार के सवालों को क्या करने के लिए हम लोग सॉल्व कर क्या करते हैं, सबसे पहले 12 जो a और c होता है उसको गुना करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 12 है, अब गुना करते हैं किसको, ये a है और ये c है, तो a और c गुना करते हैं, तो 12 × 1, यहाँ 1 है c, तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसको तोड़ते हैं कि 12 कितना कितना में टूटेगा, एक बार में टूट गया, 12 1 12 टूट गया, एक हो जाएगा 4 × 3 टूटेगा, और एक टूटेगा 6 × 2 में, तोड़ दिए। अब दूसरा क्या ध्यान देना है कि सी का साइन क्या है, सी का साइन प्लस है, तो ये दोनों को जोड़ के ये वाला आना चाहिए, यहाँ पे जोड़ के आना चाहिए। सी प्लस है तो यहाँ पे जो तोड़े हैं वो किससे जुड़ के ये 7 आएगा, तो देखिए 12 + 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको हमको ध्यान देना क्या है कि यहाँ 7 है, तो 7 हम जोड़ेंगे, यानी 4 + 3 करेंगे। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाना रहता था घटा के लाते, तो यहाँ जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। 12x² और माइनस यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ पे 4 + 3 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे x लिखेंगे, और ये करेंगे +1, हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 12x² -4x -3x + 1, यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3x -1, ब्रैकेट बंद, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x -1। अब 3x -1 कॉमन लेंगे तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या है, 3x -1 4x -1, कॉमन ये ले लिए, यहाँ पे 1 कॉमन लेना था, यहाँ 1 कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, 4x -1। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, यदि x -1 px x² + x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या है, यानी कि x -1 में क्या क्या मतलब गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं।
चलिए यहाँ x बराबर क्या ले लेंगे, गुणनखंड प्रमेय से x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर में x माइनस 1 है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब पुटअप कीजिए, यहाँ p1 बराबर क्या, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद -2। आंसर क्या आ जाएगा -2। तो सही आंसर अब क्या हो जाएगा आपका -2। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। देखिए दो चर, जिसमें दो चर होगा अलग अलग, तो वो आपका सही आंसर होगा। देखिए आपका ये इसमें सही आंसर है x प्लस वाई। इसमें एक ही चर x है, 5 अचर है, 0 अचर है। यहाँ पे देखिए x चर है, y भी चर है, दो चर है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर, x प्लस वाई बराबर 1। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 को ax प्लस by प्लस c 0 में व्यक्त करने पर a, b और c का मान क्या होगा। a और c का मान क्या होगा। अब तुलना कीजिए इससे, यहाँ पे तुलना कीजिए। पहले सबसे पहले इसको लिख लीजिए और तुलना कीजिए। यहाँ पे पहले लिखिए 2x प्लस 3y। यहाँ पे देखिए राइट साइड में 9 है, लेफ्ट साइड में लेते आएंगे तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब तुलना कीजिए, c कितना हो जाएगा -9। -9 किसमें किसमें है 2, 3 और 4 में। a कितना हो जाएगा 2, a 2। तो देखिए इसमें इसमें भी a 2 है, लेकिन इसमें -9 नहीं है। तो आपका सही आंसर तुलना करने के बाद क्या हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -9। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये 2 नंबर ऑप्शन, तुलना करने के बाद। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगला सवाल को। निम्न हलों में से कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल होगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि ऑप्शन देखिए और पुटअप कीजिए। 0 0 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर नहीं हो रहा है। 0 रखते हैं x और 4 को रखते हैं y, तो ये 8 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। x रखते हैं 4, y रखते हैं 0, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये भी 6 के बराबर नहीं है, ये भी गलत आंसर है। अब देखिए 4 रखते हैं तो 4 x का रख दिए तो कितना हो गया 4 4 और 2 2 इंटू 1 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। इस सब सवाल को क्या करना है, ऑप्शन से पुटअप कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, यहाँ जहां जो कटता है उसी को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। सही आंसर क्या है भुज कहते हैं। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि। वाई निर्देशांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा कोटि। यहाँ पे पूछ रहा है एक्स निर्देशांक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भुज। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या है। आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या है। बिंदु P देखिए कहाँ पे है, तो सबसे पहले x घर देखते हैं। तो x घर देख रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए x 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4। और y के घर चलेंगे तो कितना होना चाहिए 2। तो देखिए ऑप्शन में ये दिया हुआ ही नहीं है, 4,2 दिया ही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4,2। यहाँ पे भी लिख दिए 4,2। पी का निशान क्या हो जाएगा 4,2। पहले पी एक्स घर चलते हैं, तो एक्स घर में कहाँ है 4 की जगह पे, फिर वाई घर चलते हैं, वाई घर कितना है 2 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4,2। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। जब दो भिन्न रेखा है
जैसे कि एक ये रेखा हो गया और एक रेखा है, और तो कितना उभयनिष्ठ हो सकता है? एक ही होगा। जब इन लोग मिलेगा तो एक ही जगह पे मिल सकता है। दोनों रेखा अलग अलग हो तो एक ही जगह पे दिख सकता है, तो कॉमन कितना होगा बिंदु? एक कॉमन होगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती, क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बराबर। अगर संपाती है तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो एक नंबर आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? बराबर। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती, क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 54 डिग्री का पूरक कोण क्या है? पूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें इसका एक ही तरीका है, 90 से माइनस कीजिए। 90 से जो कोण दिया रहेगा उस 90 से माइनस कीजिए, 90 माइनस 54। पूरक कोण बराबर क्या होता है? कोण माइनस 90 माइनस कोण क्या होता है? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस जो कोण दिया रहेगा। तो यहाँ कौन दिया हुआ 54 डिग्री, यहाँ 90 दिया हुआ है, तो घटाइए तो कितना आएगा आपका? 36 आएगा। कितना आएगा? 36। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। तो 54 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें क्या है? 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस, जब भी संपूरक कोण पूछेगा तो किससे माइनस करेंगे? 180 डिग्री से। 68 डिग्री को माइनस कर दिए तो कितना आएगा आपका? माइनस करने के बाद ये आएगा 112 डिग्री। तो 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? 112 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। रिजु कोण हो गया 180 डिग्री। संपूरक कोण हो गया, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे को क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक, 180 से कम। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक आकृति दिया हुआ है, देखिए एओबी एक रेखा है, सी उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। एक एंगल का नाम है 4x, एक का 5x। तो इसका x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। हम लोग जानते हैं सरलरेखीय कोण से, सरलरेखीय कोण से क्या होता है? 5x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। 9x हो जाएगा यहाँ पे, और 180 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 आएगा। तो x का मान कितना होगा? 20 डिग्री। सरल रेखीय कोण से जानते हैं कि सरल रेखा में कोई भी कोण है, जितने भी कोण है सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी का सूत्र से इसको सॉल्व कर दिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी है? ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये सही आंसर है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। अब अगला सवाल पे देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर AB दिया हुआ है, कोण बी 80 डिग्री दिया है, तो कोण ए बराबर है। पहले त्रिभुज खींच लीजिए। ए बी सी दिया हुआ है, इसमें BC बराबर AB, BC बराबर AB कर दिए। तो इसका मतलब BC बराबर AB हो गया, तो ये कोण कोण A बराबर कोण C होगा। कोण A बराबर कोण C बराबर होगा। यहाँ कोण B का मान दिया हुआ है। कोण B का मान कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या कोण A और C क्या है? बराबर है, तो क्या हो जाएगा? कोण A
प्लस कोण बी का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, और कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, टू कोण ए हो जाएगा, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो टू कोण ए हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री में 80 गया तो कितना हो गया, 100। तो कोण ए का मान कितना निकल गया, 50 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 नंबर, 50 डिग्री। सही आंसर क्या हो गया, 50 डिग्री। अगला सवाल पे चलते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब एक चतुर्भुज के कोण दिया हुआ है। अगला सवाल है, अनुपात में दिया है, किसमें दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, 3:5, अनुपात 9, अनुपात 13। तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए, इसको सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 8, 8×9 = 17, 17×13 = 30। कितना आ जाएगा आपका, 30। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 30x, 3x, 30x बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का जो कितना है, अंतःकोणों का 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सभी को जोड़े, 3×5 = 8, 9 9 17, 17 13 30। तो 30x हो जाएगा, 30x बराबर 360 डिग्री। सॉल्व कीजिए, x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा आपका 12। x का मान कितना आएगा, 12। अब सबसे बड़ी संख्या, बड़ी कौन कौन कितना है, 13 है। तो 13 × 12 गुना कर दीजिए। 12 12 या 36 का 6, हाथ में 3, 12 के 12, 3 15, 156 डिग्री। तो इसका सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 156 डिग्री। क्या करना है, सभी कोणों को योग देना है। अंत कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, क्या होता है, व्यास होता है। जो व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त वृत्त की जो व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अर्धवृत्त का कोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण हो गया समकोण। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो तीनों सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा 96 मीटर। कितना आ जाएगा, 96 मीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस एस पता निकालने के लिए क्या है, a + b + c/2। अब देखिए 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको हम लोग जोड़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, a + c = 96 हो जाएगा। सेम है तो, और ये 2। तो एस बराबर कितना आ गया, 48। एस बराबर कितना आ गया, 48। और फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्र निकालने का, फॉर्मूला क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √अंडर एस, s-a, s-b, s-c। अब इसको सॉल्व कीजिए। s कितना है, 48 है। अब यहीं पे हम लोग माइनस करते हैं, 48 - a कितना है, 40। तो 8 हो जाएगा गुना। और यहाँ s कितना है, 48, b कितना है, 24। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24।
और इसी को s माइनस सी 32 है तो 32 16, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इसका तोड़ दीजिए सबको अभाज्य गुणनखंड में या जिसके बराबर आता है, देख लीजिए इसको कैसे तोड़ते हैं, यहीं पे तोड़ते हैं। देखिए 48 यहाँ एक 16 है, 16 इंटू 3 कर देंगे, और एक 8 यहाँ है, 8 गुना 3 गुना 16, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा आपको 384 सेंटीमीटर। एक घन जिसका किनारा x है, पार्श्व पृष्ठफल क्या होगा, तो 4x² होगा। आंसर क्या हो जाएगा 4x²। ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ है तो 4a² मार सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा 4x²। जब एक घन जिसका किनारा x है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4x²। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है 12 होती है। कितनी होती है 12। एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h, तो पार्श्व पृष्ठफल क्या हो जाएगा घनाभ का, ये हो जाएगा 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। इसको आधार ये हाइट हो गया, l लंबाई, ये b, ये हो गया आपका पार्श्व पृष्ठफल, ये हो जाएगा 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, आयतन क्या हो जाएगा 1 नंबर 4/3 पाई r क्यूब। मिलान चिन्ह गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 का मिलान चिन्ह होता है इस तरह। ये 4 हो गया, जैसे 5 होता है इधर कट कर देते हैं, तो ये हो गया सही आंसर। ये एक निश्चित घटना की पारकता है 1 होता है, और अनिश्चित घटना की पारकता क्या हो जाएगा 0। तो यह निश्चित घटना पूछ रहा है तो 1 होगा। धन्यवाद, जय हिंद।